हेलो दोस्तों, वेलकम वन सेकंड टू माय चैनल। सामने आप लोग देख रहे हैं मेरी बाइक का यहाँ पर ये सिलेंडर हेड जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर से जो कैम शाफ्ट होल्डर है, कैम है, रॉकर्स हैं, उनको मैंने अभी रिमूव किया हुआ है। और अब इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर मान करके चलिए कि कोई मैकेनिक हैं, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत गौर करने वाली बात है। ज़रूर गौर करिएगा। हो सकता है आगे अगर फ्यूचर में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होती है तो इस वीडियो से उस चीज़ का रेजोल्यूशन यानी आपको समाधान जो है वो मिल जाए। अब यहाँ पर हुआ क्या है, आप लोगों को लास्ट जो मेरा बाइक में मैंने अपना इंजन जो आपका डिसमेंटल था ऊपर से सिलेंडर हेड वगैरह, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कैम शाफ्ट होल्डर है ये मैंने नया इंस्टॉल किया था। कैम शाफ्ट होल्डर जो है वो मैंने एक सब डीलर जो है उनसे ख़रीदा था। यहाँ कानपुर में है सब डीलर, स्टार ऑटो पार्ट्स करके हैं। सब डीलर वो होते हैं जो मेन आपका जैसे सर्विस सेंटर के अलावा जो डीलर्स सिटी में सिचुएटेड होते हैं, जिन्होंने एजेंसी वगैरह ले रखी होती है, उनको बोला जाता है। तो अब उनसे कैम शाफ्ट होल्डर लेकर के इंस्टॉल मैंने किया यहाँ पर। और सिंस वेरी फर्स्ट डे जब वो कैम शाफ्ट होल्डर आपका लगाया तो सिम्टम्स पर गौर करिएगा क्या हुआ। इमीडिएट जैसे अगर उसको इंस्टॉल किया गया तो पहले टैपेट वगैरह सब फिट करके लगा दिया गया। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया गया टैपेट लूज़ हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दोबारा टैपेट को एडजस्ट किया गया, फिर से खोल करके मैंने किया दोबारा, फिर गाड़ी को स्टार्ट किया, टैपेट फिर थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रही, लूज़ हो गए। इसके बाद थर्ड टाइम फिर से क्या किया गया कि टैपेट्स को फिर से हेड कवर हटा करके टैपेट्स को फिट किया गया। और थर्ड टाइम में जा करके वो जो टैपेट हैं वो थोड़ा और मतलब मान करके चलिए काफ़ी टाइम उनको चलते रहे, करीब मान के चलिएगा 1000 किलोमीटर चले, फिर वो लूज़ हुए थर्ड टाइम भी। फिर उनको दोबारा जब एडजस्ट किया गया तो इसके बाद करीब फर्दर चलाने पर वो लूज़ नहीं हो रहे थे। लेकिन हाँ, एक अजीब सा साउंड जो है वो आपका एक आने लग गया था कि जैसे गाड़ी जब तक ठंडी है तब तक कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही बाइक जो है आप मान लीजिए 30-40 किलोमीटर चला करके आ रहे हैं, हीटअप हो जा रही है, इसके बाद एक साउंड जो है रेटलिंग साउंड टाइप का जो है वो अपीयर हो रहा था। अब देखिए सिलेंडर हेड में अलग अलग साउंड जो होते हैं उनसे हम लोग पहचान लेते हैं कि किस चीज़ का साउंड है। जैसे अगर मान करके चलिए कि अगर मेटल का थोड़ी देर में इनफ्रीक्वेंट साउंड है, यानी अभी आया फिर थोड़ा सा गैप लिया फिर आया, तो वो रॉकर्स का साउंड होता है। कैम का साउंड होता है तो किर 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 यानी रेटलिंग साउंड जैसा जिसको बोला जाता है, ये वाला साउंड आता है। और ये लगातार होता है क्योंकि कैम कंटिन्यू घूमती है। तो कैम में बेसिकली बेयरिंग का साउंड होता है, और जो कैम के लोब्स होते हैं उनमें जल्दी ऐसा कोई साउंड जल्दी नहीं आता है। उसमें ऐसी मतलब जब तक कोई मान लीजिए स्क्रैच या ऐसा समथिंग नहीं आएगा तब तक ऐसा कोई साउंड नहीं आएगा। तीसरा जो साउंड आता है वो आता है आपका टाइमिंग चेन का। तो टाइमिंग चेन का जो साउंड है वो कंटिन्यू होता है और वो समझ में आ जाता है कि हाँ। अब आप समझिएगा कि इस चीज़ के बारे में जिससे मान करके चलिए मुझे शुरुआत में क्लियर नहीं था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। मुझे डाउट था कि क्योंकि कैम को जब मैंने फ़िट किया था आपका कैम शाफ्ट होल्डर में, तो हुआ क्या था कि जो कैम शाफ्ट थी उसको आपका कैम होल्डर में लगाने पर वो ईज़िली उसमें सीटेड नहीं हुई थी। उसको थोड़ा सा मतलब एक हैमरिंग करनी पड़ी थी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हैमरिंग करके तब वो बैठ पाया था। नॉर्मली देखा जाए तो कैम शाफ्ट होल्डर में जब कैम को बैठाया जाता है तो बहुत ईजिली सीटेड हो जाती है, इस तरीके का कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता। तो पहला इंडिकेशन ये याद रखिएगा कि अगर कोई पार्ट इस तरीके का फोर्स रिक्वायरमेंट हो रहा है तो यानी कि वो अपनी ऑप्टिमम पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम मतलब इस तरीके से मैंने अपनी हाथ से देखी कैम जो है वो फ़िट की थी। तो इससे पहले कभी भी कोई काम हुआ था तो ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं था, बट थोड़ा सा मुझे कॉन्शियस रहता था कि कहीं कुछ मान लीजिए मिस हैंडलिंग ना हो जाए। तो मैं ज़्यादातर सर्विस सेंटर में ही काम कराता था। बट एज़ मैंने देखा कि सर्विस सेंटर में काम कराने से कुछ न कुछ वो मतलब मान के चलिए डिससेटिस्फेक्शन रहता ही है। तो इस बार मैंने सोचा मैं अपने हाथ से खुद ही करूँगा, क्योंकि टॉर्क रेंचेस वगैरह तो वहाँ एब्सेंट है और बिना टॉर्क रेंचेस वगैरह के इंजन का काम करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना होता है, ये समझ लीजिएगा। खैर कंटिन्यू करते हैं, आगे आपको बताता हूँ। तो कैम शाफ्ट वगैरह आपका मैंने मतलब फ़िट किया, मुझे लग रहा था कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ तो है। अब हुआ क्या कि उस कैम शाफ्ट होल्डर को जब साउंड इस तरीके से आ रहा है, मैंने कहा इसको दूर करना ही होगा, अदरवाइज़ ये और कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मान लीजिए कैम भी चली जाए या रॉकर वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए। तो फाइनली मैंने उसको रिमूव किया और जो मतलब जो फॉल्ट मुझे देखने को मिला है, आप लोग ताज्जुब कर जाएंगे कि इस तरीके का फॉल्ट मतलब कैसे आ सकता है। अब यहाँ पर दो डाउट हैं मुझे। पहला तो ये है कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर मैं सोचता हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि कंपनी में
जो ये पार्ट्स हैं जैसे लेथ मशीन से इनकी जगह बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो लेज़र प्रिसीजन से बनाते हैं, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है ज़रा भी। अब पहले तो आपको फॉल्ट एक मिनट में दिखाता हूँ। अभी लाइट इसमें बंद हो चुकी है, मैं आपको अभी आगे इसमें अच्छे से दिखा दूँगा। अगर आपको फिर भी देखिए इसमें दिखता है तो मैं लाइट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें गौर करिएगा, कैम की इसको मैं रख देता हूँ जिससे ईजिली यहाँ समझ में आ पाए। आप लोगों को हालांकि दिख जाएगा, लाइट यहाँ पर फ्लैश ऑन नहीं है लेकिन दिख जाएगा फिर भी। और अगर गौर करेंगे तो ज़रा बेयरिंग की ये साइड में जो सीटिंग है इसको गौर करिए। देखिए इसको साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ से जो नीचे बेयरिंग जो बैठी हुई है इसकी सीटिंग को गौर करिएगा, अगर गौर कर सकते हैं तो, वीडियो में अगर दिख रहा हो तो ठीक है। इसका सरफेस से जो ऊपर निकला हुआ हिस्सा है इसको गौर करिएगा। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये आपने गौर किया, ठीक है। इसके अलावा अब दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से, दूसरी साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसको गौर करने की कोशिश करिएगा। वही सीटिंग एरिया जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बेयरिंग का सीटिंग एरिया है उसको दिखाएं। दूसरी क्लिपिंग मैंने स्टार्ट की है। अब इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये सीटेड एरिया ज़रा बेयरिंग का गौर करिएगा, ये कितना उठा हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसको गौर करिएगा, एंगल देखिएगा, ठीक। आप लोगों ने देख लिया इस साइड से, और अच्छे से देख लीजिए। अब दूसरी साइड से यही सीटिंग एरिया आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये वही सिटिंग एरिया इस साइड से देखिए, और अगर आप लोग थोड़ा भी अगर गौर करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंस साफ समझ में आ रहा होगा कि एक साइड से सिटिंग एरिया जो है वो उठा हुआ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस साइड से ज़्यादा उठा हुआ देखने को मिल रहा है। और इस साइड से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये देखिए लगभग ऑलमोस्ट अंदर बैठा हुआ है, ऊपर निकला हुआ नहीं है। कितना भी गौर से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। ये देखिए, है ना डिफरेंस आप लोगों को साफ दिख रहा है, ये देखिए, ठीक। अब हुआ क्या है, इसकी वजह से कैम शाफ्ट का एंगल चेंज हुआ है, और एंगल चेंज होने की वजह से, जो कैम शाफ्ट का एंगल चेंज होने की वजह से वो हल्की सी ऊपर की तरफ उठी हुई है, क्योंकि जिस साइड का हिस्सा नीचे है उस साइड वो दबेगी, और जिस साइड का हिस्सा ऊपर की तरफ निकला हो गया उस तरफ से वो बाहर की तरफ निकली रहेगी। तो उसका एंगल चेंज होने की वजह से जब गाड़ी ठंडी चला रहे थे कोल्ड में तब कोई इशू नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी कुछ किलोमीटर चलती तो हीट होने की वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन होता है मेटल में, उस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो है उसमें थोड़ा सा ऐंठन आ जा रही थी टाइमिंग चेन की आपका कैम में, और उस कैम की ऐंठन होने की वजह से क्या होता था, टैपिट जो है वो लूज़ हो जा रहे थे, और उसी टैपिट के लूज़ होने की वजह से साउंड जो है वो क्रिएट हो रहा था। अब देखिए बात कहाँ पर फंस रही है। जब इस इशू को जिनके यहाँ से ये आपका ये मैं लेकर के आया हूँ, जो है होल्डर है, उनको डिस्कस किया, बताया, तो ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब जनरस टाइप के लोग हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आया। बट उन्होंने कहा कि देखिए ये तो मतलब हमारे पास बिलिंग होकर के चीज़ आती है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पार्ट्स को हम चेंज कर पाएँ। तो देखिए उसके लिए तो फर्दर मैं हीरो कंपनी में इसकी कंप्लेंट मैं करूँगा ही करूँगा। साथ में वहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक सर्विस सेंटर है, नॉर्दर्न मोटर्स है करके, वहाँ का एक मैकेनिक वहाँ पर खड़ा हुआ था, और वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करने लग गया इस चीज़ को लेकर के। अब ये समझ लीजिए उसने थ्रू आउट लाइफ उसने इन चीज़ों का कभी एनकाउंटर किया ही नहीं, और ये चीज़ उसकी मतलब बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन, उसकी सोच के बाहर थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस चीज़ से क्या फॉल्ट आ सकता है और ये हो कैसे सकती है। मतलब वो मानने को तैयार नहीं था कि कैम शाफ्ट होल्डर में ये मिस्टेक हुई है, लेथ वगैरह से जो उसमें होल किया गया है, जो उसकी सिटिंग एरिया बेयरिंग का बनाया गया है, वो प्रॉपरली नहीं बना है। एक साइड झुका है, एक साइड ज़्यादा मतलब ग्राइंड हुआ, एक साइड कम हुआ है, तिरछा ग्राइंड हो गया है। और जहाँ तक है मैं जानता हूँ, जिस तरीके से कंपनीज़ जो हैं हीरो मोटोकॉर्प वगैरह पार्ट्स वगैरह बनवाती हैं या बनाती हैं, ये मिस्टेक होने का चांस ना के बराबर है। इसीलिए मेरा एक और डाउट जा रहा है कि ये जो कैम शाफ्ट होल्डर है ये आफ्टर मार्केट है, यानी कि लोकल है और बाहर का है। ये मेरा एक वन ऑफ द डाउट इस पर जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि लोकल है, ओरिजिनल मतलब बिल्कुल ओरिजिनल दिख रहा है। देखिए एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ लोकल जो बनाए जाते हैं, जो एक आफ्टर मार्केट एक इंडस्ट्री जो चल रही है, उसमें भी देखिए वही मशीनें उनकी क्षमता अब हो चुकी है लेने की, जो एक अच्छी खासी कंपनी लेकर के रखती है। और क्योंकि उनका पास कोई ब्रांड नेम नहीं है जिसमें कि वो बेच पाएँ, तो इसी तरीके के काम कर करके करते हैं। स्पार्क प्लग के बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि कितना कम डिफरेंस में डुप्लीकेसी नज़र आ रही थी, और वो मतलब आप
ऑलमोस्ट पहचान नहीं सकते थे कि कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल है। और प्राइस डिफरेंस कितना, एक पता चला आप स्पार्क प्लग 70-80 रुपये का खरीद के ला सकते हो, दूसरा ओरिजिनल आपको मिलता है 120 रुपये का। तो इस प्राइस डिफरेंस से भी तो हमें समझ में आ रहा है कि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो यहाँ ये भी डाउट है कि ये जो कैमशाफ्ट होल्डर है ये ओरिजिनल नहीं है, आफ्टर मार्केट है, और इसीलिए हीरो कंपनी में इसको वापस भेजूँगा। मे भी देखिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि एक मतलब थोड़ा बहुत चांस उसका भी हो सकता है। कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले फॉल्ट निकलते हैं गाड़ियों में, तो मैं उसके लिए इसको बाकायदा पार्सल करके इसमें हीरो मोटोकॉर्प में भेजूँगा। देखिए इसमें मुझे कोई क्लेम नहीं मिलना है, कोई पैसा नहीं मिलना है, लेकिन स्टिल होगा ये कि कम से कम अगर मान लीजिए उनको इस मिस्टेक का रियलाइजेशन होगा, हो सकता है एक पूरी लॉट उनकी ख़राब निकली हो कैमशाफ्ट होल्डर्स वगैरह की, अभी स्टॉक में हो, अभी बाहर मतलब उन्होंने उसको शिप ना किया हो, तो कम से कम उसको रोक करके सही कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की इससे जो प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो बच सकता है। तो ये काम मैं ज़रूर करूँगा। आप लोगों को इसलिए अवेयर कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि ऐसी कभी कोई इश्यू आ जाए तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर गौर कर लेना। और अगर कभी कोई मैकेनिक आपको कैमशाफ्ट होल्डर में इस तरीके से कैमशाफ्ट को ठोकता दिखाई दे, तो भैया समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ठीक है। बिल्कुल ठोकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये कम से कम चौथा होल्डर होगा मेरी बाइक का जो अब तक बदल चुका होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ये ख़राब होता है, प्लीज़ 40-50 हज़ार पे ये हो जाता है ख़राब, थ्रेड वगैरह मिसिंग की वजह से हो जाता है। तो आप समझ लेना कि हाँ, इसमें ज़रूर कोई ना कोई इस तरीके का इश्यू है। पूरे सिम्टम मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ मेरी गाड़ी में कैम एकदम ओके है, कैम और आपके रॉकर एकदम ओके है, टाइमिंग चेन एकदम ओके है, सब एकदम ओके है। आप सोचिए कि अगर इस चीज़ पर गौर ना किया जाए तो कहाँ दिमाग लगाएगा आदमी। मान लीजिए जो गाड़ी चला रहा है वो मैकेनिक के पास लेकर के जाएगा, मैकेनिक कहेगा कि भैया कैम भी ठीक है, रॉकर भी ठीक है, टाइमिंग चेन भी ठीक है। मान लीजिए उसका थोड़ा बहुत दिमाग चल गया, उसने कैम शाफ्ट बदलवा दी, नहीं गया साउंड, इसके बाद फिर और फर्दर कोई काम किया, पता चला साउंड नहीं गया, आपके पैसे ठुकते चले जाएंगे। लास्ट में कहीं जा कर के अगर उसी थोड़ी बहुत अकल काम की तो शायद उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ होल्डर में इश्यू हो सकता है। या मान लीजिए उसने तुक्के में होल्डर बदल करके देख लिया, साउंड चला गया, समझ रहे हैं, तब तक लेकिन कितना आपका पैसा ठुक चुका होगा आपको ही समझ में नहीं आएगा। अब मेरा तो देखिए यहाँ नुकसान हो ही गया है, कम से कम मान लीजिए अगर कैलकुलेट करूँगा तो शायद 2-2.5 हज़ार रुपये का नुकसान मेरा हो जाएगा ओवरऑल मिला करके। मान लीजिए इतना नुकसान तो मेरा यहाँ पर होगा ही होगा, क्योंकि एक कैम शाफ्ट होल्डर मुझे मंगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट लगी गई, प्लस ये वाला जो है ये मेरा अभी चल जाता मान करके चलिए, ये भी मेरा लॉस में हो गया टोटल। दूसरा मंगाऊँगा तो ये डबल एक तरीके से एक्सपेंस यही हो गया, और उसके अलावा जो खोलना बांधना, इधर उधर जाना आना, सब चीज़ों का मिला करके अच्छा खासा मेरा यहाँ पर नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाए पता नहीं, ये हमारे इंडिया में बहुत बड़ी कमी है। अभी मान करके चलिए एक तरीके से कंज्यूमर लॉ के नाम पर अगर देखा जाए तो हज़ारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कंज्यूमर कोर्ट में, बल्कि लाखों होंगे शायद, है ना। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कस्टमर खुद ही अपने आप में अवेयर होकर के काम करे तो थोड़ा बहुत बच सकता है। जितने लॉन्ग टर्म तक आप देख रहे हैं मैंने अपनी बाइक चलाई है, तो ऐसे ही नहीं चलाई है। आप मान करके चलिए खुद अवेयर रहना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर गाड़ी कभी भी अपना रिपेयर वगैरह कराइएगा तो एक एक चीज़ पर गौर ज़रूर करिएगा, या कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत किसी एक आदमी पर ब्लाइंडली भरोसा करके काम मत करवाइएगा, नहीं तो आगे इस तरीके से परेशान हो सकते हैं। और वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं, आप यहाँ तक देखा है आपने, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। और इस तरीके की वीडियो अगर और कोई जानकारी मुझे अगर मान लीजिए कोई चीज़ अवेयर होता हूँ आगे, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, और वीडियोज़ इस तरीके से आप लोगों के लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गाइस, सी यू, बाय।